हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत का चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विद्युत धारिता, और इसके हमने काफी कुछ इसके अंदर पढ़ लिया है। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्रावज्योतांक और विद्युत प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, उसका कंप्लीट डेरिवेशन किया था, और उसके साथ ही कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। तो आज का जो हमारे लेक्चर है वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बोर्ड की कक्षाओं के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है गोलीय संधारित्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई आज का लेक्चर हमारा क्या है? गोलीय संधारित्र। क्या है? गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटेंस या सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर। तो भाई गोलीय संधारित्र क्या चीज है? शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। समांतर वलय संधारित्र यानी हमारे लेवल के हिसाब से होते हैं, और इसके लिए मैं एक आध अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वास्तव में प्रैक्टिकली अगर व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हम केवल हमारे सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव कोर्स के हिसाब से संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं: गोलीय संधारित्र, समांतर वलय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। एक तो पढ़ लिया हमने पूरा कंप्लीट। दूसरा है गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये भाई स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और इसकी धारिता कितनी होती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, तो गोलीय संधारित्र क्या होता है? तो गोलीय संधारित्र में एक बड़ा गोला होता है जो भू संपर्कित होता है। क्या होता है भाई? भू संपर्कित। और इस बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला रख दिया जाता है जिस पर धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश। इससे इसकी त्रिज्या कम होती है। ये ए गोला हो गया आपके, ये बी गोला। तो जैसे इस छोटे वाले गोले को इस बड़े वाले गोले के अंदर रखा जाता है तो परागण के कारण हम जानते हैं तो गोला होता है उसमें इस प्रकार की दीवार होती है, तो उसकी दीवार कुछ ना कुछ तो मोटाई की होगी ना। ऐसा तो नहीं मोटाई जीरो हो जाएगी। जैसे देखो ये गोला है तो इस गोले की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी ना, ये वाले देखो है ना, तो कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होती है। तो कुछ ना कुछ ये मोटाई है, तो परागण के कारण इसके एक तरफ तो क्या आ जाता है आपके माइनस, और इसके दूसरी तरफ क्या आ जाता है प्लस। अब ये वाला जो प्लस है वो प्लस तो क्या करता है? भू संपर्कित होने के कारण अर्थ में चला जाता है, और इस माइनस को ये बांधे रखता है, इसलिए ये यहीं पे रहता है ना। तो हम इसको इस प्रकार बना लेते हैं ऐसा। तो ये मेरी बात समझ में आई? ये कैसे होता है, क्या चीज होती? तो अब इससे ही क्या करते हैं? गोलीय संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R2, और इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1, है ना। यहाँ पर त्रिज्याओं को मानते वक्त आपको खास तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, एक को स्मॉल आर ले ले, एक को कैपिटल आर ले ले। तो इसका कारण ये होता है कि हम जो हमारे जो ये टीचर होते हैं, जो जब ये कॉपी चेक होती है आपकी बोर्ड की, तो उसके अंदर वास्तव में क्या होता है कि टीचर के पास में उसका एक सोल्यूशन होता है, और उस सोल्यूशन में वो सबसे ज्यादा यकीन करता है जो किताब में लिखा होता है उसके हिसाब से, है ना। उसके हिसाब से ज्यादातर टीचर कॉपी चेक करते हैं। उसके हिसाब से अगर उनको नहीं मिलता है ना, क्योंकि उनके पास भी टाइम कम होता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि लापरवाही करते हैं वो, है ना, यानी मेरे कहने का ये बिल्कुल इरादा नहीं है। तो इसके अंदर वास्तव में होता क्या है कि वो जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको जब किताब में लिखा है अगर बिल्कुल वैसा ही सोल्यूशन मिलता है तो वो थोड़े यानी और बिल्कुल सही होता है, तो वो थोड़े ज्यादा मतलब प्रभाव डालने वाला होता है वो टॉपिक, है ना। तो इसी वजह से हम किताब के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को बना रहे हैं, बिल्कुल उसी टाइप से इस डेरिवेशन को भी हम करेंगे, है ना। अब देखो, तो ये इसकी त्रिज्या R2 हो गई, ये त्रिज्या क्या हो गई R, है ना। और यहाँ पर प्लस वाला, यहाँ पर प्लस आवेश आ गया, और यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस, है ना। ये क्यों आया ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके अंदर आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो बार बार प्लेट है ये क्या होती है? आपकी भू संपर्कित होती है। क्या होती है? भू संपर्कित होती है। और भू संपर्कित होने की वजह से इस प्लेट का विभव कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी से जुड़ी प्रत्येक चालक का विभव 0 होता है, धारिता अनंत होती है। पीछे के लेक्चर में मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पर ये प्लस आवेश आ गया, यहाँ पर ये माइनस आवेश आ गया। तो सबसे पहले देखो, ए चालक पर विभव या ए गोले पर विभव, ए गोले पर विभव कितना होगा भाई? ए गोले पर विभव कितना होगा? तो ए गोले पर विभव होगा वी ए बराबर, हम जानते हैं गोलीय चालक या कोई भी चालक गोला होता है तो उसकी सतह पर विभव होता है Q/R, R उसकी त्रिज्या होती है।
तो ए गोले का विभव कितना हो जाएगा, वी ए बराबर के क्यू अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी R2। आवेश प्लस है तो इसको आवेश को प्लस, इसको ये विभव को प्लस लेना है। दूसरा, ये जो गोला है इस पर विभव खुद के कारण तो होगा ही होगा, इस बड़े वाले गोले की वजह से भी इसके ऊपर विभव उत्पन्न होगा, और वो विभव कितना हो जाएगा इस पर माइनस। अब चूंकि हम जानते हैं छोटा वाला गोला इस बड़े वाले गोले के अंदर स्थित है, और हम जानते हैं कि बड़े वाले गोले के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके अंदर होता है। इसका मतलब इसकी सतह पर विभव कितना होगा, उतना ही होगा जितना इसकी सतह पर होगा। क्यों? क्योंकि छोटा वाला गोला इस बड़े वाले गोले के अंदर स्थित है। इस लॉजिक को आपको समझना है, कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स में काम में आता है, और पीछे के जो हमारा जो तीसरा चैप्टर था उसमें मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल भी करवाया था ना, वो आपको याद होगा कि 3 गोले लिए थे R1 R2 R3 त्रिज्या या सॉरी ABC त्रिज्या के, और उन पे विभव लिया था पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में, टोटल विभव पूछा था, है ना। तो वो न्यूमेरिकल इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये विभव के कई कॉन्सेप्ट सिखा देता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ए गोले पर विभव ए के कारण तो होगा ही होगा, बी की वजह से और होगा, है ना। और बी की वजह से जो विभव होगा, और इसके अंदर हम जानते हैं कि ये जो गोला है बड़ा बड़ा, इसकी सतह पर विभव होता है V बराबर माइनस का के क्यू अपॉन R1। इसकी त्रिज्या कितनी R1, इसकी सतह पर विभव कितना होगा माइनस के क्यू अपॉन R1। प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस क्यों, क्योंकि विभव को चिन्ह सहित लेना। अब दूसरी बात, इस गोले की सतह पर जितना विभव होगा उतना का उतना ही अंदर होगा, और ये गोला अंदर ही तो है इसके, तो इसके ऊपर क्या, ए गोले पर विभव इतना ही तो हो जाएगा। दूसरे गोले पर देखो बी पर विभव 0। क्यों? क्योंकि जो गोला बी है वो भू संपर्कित है, और पृथ्वी से जुड़े सभी चालकों का विभव 0 होता है ना। ये लाइन यहाँ पर लिख लें, तो वीबी बराबर 0। तो टोटल दोनों गोलों के बीच में विभवांतर कितना हुआ, वी ए माइनस वीबी। तो वी बराबर देखो के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1 माइनस 0, है ना। अब सॉल्व करो इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा भी मिटा देते हैं, हालांकि इससे संबंधित कुछ और चीजें भी आपको बताई जाएगी। अब देखो, तो यहां पर विभव हो गया आपके V बराबर के क्यू, और देखो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो V बराबर के क्यू, ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 बटे R1 R2। सॉल्व कर लेंगे, ये तो आता है लेसन लेना है तो सबको, है ना, 7th क्लास में सिखाया जाता है आपको। अब V बराबर देखो, हम जानते हैं धारिता C बराबर होता है आवेश बटा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो C बराबर Q बटा ये हो जाएगा के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। R1 R2 को ऊपर ले जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, जब R1 R2 को ऊपर ले जाएंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर देखो Q से Q को पहले काट दो, और K को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम जब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये बटा के बटा में कहां चला जाएगा ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2। देखो, है ना, ये गोलीय चालक की या सॉरी गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, गोलीय संधारित्र होता है ना, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। ठीक है भाई। अब देखो, तो ये डेरिवेशन तो हमारे कंप्लीट हो गया। अब इससे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था तो याद करो एक चीज हमने की भाई, उसका डेरिवेशन तो हमारे कुछ लाइनों में हो गया था, सूत्र आया था एप्सिलॉन नॉट ए बटा बी। लेकिन हमने बहुत सारी चीजें आगे थी भाई, क्या की, उसमें परावैद्युत पदार्थ पढ़ा, अलग अलग मोटाई का पढ़ा, है ना, उसको अंश से पढ़ा, है ना, बहुत सारी चीजें की। लेकिन ध्यान रखना है, संधारित्र हमेशा यानी संधारित्र की धारिता को हमेशा विभव में कमी करके या कुछ और तरीकों से उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है, कभी भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो वहां पर हमने देखा कि अगर प्लेटें छोटे आकार की ले ले तो धारिता, या प्लेटें बड़े आकार की ले ले तो धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन ये व्यवहारिक उपाय नहीं, प्लेटों की साइज को चेंज नहीं करना है, बीच की दूरी कम कर सकते हैं। तो बीच की दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, माध्यम बढ़ेंगे तो भी धारिता बढ़ेगी। अलग अलग मोटाई की हमने क्यों प्लेट रखी, ये भी मैंने वहां पर आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस गोलीय संधारित्र की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले हमने संधारित्र पढ़ लिया कि संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि इसकी धारिता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी धारिता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, सबसे पहली चीज C इज प्रोपोर्शनल है R1 R2, बाकी सबको अगर कांस्टेंट मान ले तो C इज प्रोपोर्शनल R1 R2। R1 R2 के समानुपाती, इसका मतलब गोलों की त्रिज्याओं को बढ़ाकर इसकी धारिता को बढ़ाया
जा सकता है। ये दोनों चीजें बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या, इन दोनों को साथ बढ़ाना है ना, दोनों की त्रिज्याओं को बढ़ाना है, बड़े है ना, बड़े आकार के गोले काम में ले ले तो। लेकिन ये संधारित्र का सिद्धांत नहीं है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, बिना उसके आकार में परिवर्तन किए, इससे तो आकार बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें गोलीय संधारित्र की धारिता को कभी भी नहीं बढ़ाना है। दूसरी बात, C इज प्रपोजल 1/R1 माइनस R2। अभी R1 माइनस R2 क्या है, देखो ये गोले थे, इसकी त्रिज्या थी R1, इसकी त्रिज्या थी R2। क्या R1 माइनस R2 यही दूरी है क्या? और ये वास्तव में प्लेटों के बीच की दूरी होती समांतर प्लेट संधारित्र में। तो ये गोलीय संधारित्र जो है उसकी जो दोनों गोले हैं उनके बीच की जो दूरी है वही क्या होगी, यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर इसको D मान सकते हैं। तो अगर इसका मान हम घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। ये अच्छा उपाय। आकार तो इससे आकार नहीं बढ़ेगा, आकार में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बीच की दूरी कम कर दो। तो जैसे जैसे इन दोनों गोलों को हम समीप लाते हैं इसकी धारिता बढ़ती जाती है। एक उपाय ये हो गया। अगला उपाय माध्यम भर के देखते हैं। चलो एप्सिलॉन R परावर्तितांक का माध्यम भर के देखते हैं। तो जब एप्सिलॉन R परावर्तितांक का माध्यम भरा तो धारिता बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, C बराबर, जब माध्यम भर देंगे धारिता CM हो जाएगी, मीडियम। M का मतलब क्या है, यहाँ पर M का मतलब होता है मीडियम। क्या होता है, मीडियम यानी माध्यम। अब देखो CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। माध्यम बढ़ते ही परावर्तितांक एप्सिलॉन हो जाएगा केवल, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता। तो CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट रख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 हो जाए। अब देखो CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 है। अब इसके अंदर देखो, इसमें अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एप्सिलॉन R को बाहर ले लो तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 क्या है, ये धारिता है। धारिता बढ़ी या घटी, बढ़ी, है ना। कौन बढ़ा है यहाँ पर, CM बढ़ा है। इसका मतलब है कि गोलीय संधारित्र की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कम कर दे या उसमें माध्यम भर दे। क्या भर दे, माध्यम भर दे, है ना। अब देखो यहां से एक रोचक तथ्य भी आपको भाई देखने को मिलता है। कैसे, कौन सा रोचक तथ्य, देखो वो रोचक तथ्य ये होता है, बहुत ही शानदार ये तथ्य होता है जो विद्यार्थी कल्पनाशील होता है ना, कल्पनाएं करते हैं कि ब्रह्मांड ऐसे खत्म हो जाएगा या हमारे जैसे प्राणी भी और किसी ग्रह पर रहते हैं, है ना, वो जिसको एंटी ब्रह्मांड कहते हैं, हमारे जो अपोजिट होता है ना, यानी पैरेलल ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं कि हमारे जैसे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी कहीं और रहता होगा, है ना। तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी जो कल्पनाएं करते हैं ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, वीडियो भी देखते हैं इस प्रकार के, उन विद्यार्थियों के लिए काफी रोचक हो सकता है। देखो कैसे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। यदि हम R1 का मान अनंत ले लें, मान ले कि वो जो गोला है दूसरा वाला वो अनंत पर स्थित है या उसकी त्रिज्या अनंत है, और जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या है R। कितनी है, R। तो यहाँ पर अनंत रखते ही इसकी धारिता अनंत हो जाएगी भी। क्या ये सही है, देखो गौर से देखना, आपको ज्यादा इसमें दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं। ये जो मान रखेंगे ये कितना हो जाएगा, अनंत। ये सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना। तो ये फॉल्स है, ये इसका सही तरीका नहीं, है ना। यहाँ पर कई विद्यार्थी बहुत बड़ी गलती कर देंगे, तो यहाँ पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो चीज है ना, वास्तव में ये मान रखने, ये मान यहाँ इस फॉर्मूले में नहीं रखने, इससे पहले जो फॉर्मूला आया था उसमें रखना है। कैसे, देखो C बराबर, इसको सॉल्व मत करो आप और है जैसे रहने दो। क्या R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस यही तो फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर देखो R1 का मान तो अनंत ले लो और R2 का मान R ले लो, यानी एक गोला तो R त्रिज्या का है और दूसरा गोला अनंत पर स्थित है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, अनंत। बहुत बड़ा गोला, बहुत ही, हमारे पृथ्वी क्या सूरज सौरमंडल से बहुत बड़ा है, इतना भी उसकी त्रिज्या मापने की हमारी औकात नहीं है ना। अब देखो R2 बराबर स्मॉल r
ये वैल्यू यहां पुट करो, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन अनंत। सही लिखा मैंने। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो गया, अनंत का 1 में भाग देंगे 0, ये R बटा के बटा में होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ये किसकी धारिता का सूत्र है भाई, दिमाग लगाओ, देखिए किसकी धारिता का सूत्र है। तो आपके फॉर्मूला आया ना, ये किसका फॉर्मूला है, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखकर हमें यह पता चलता है कि जो हमारे पास में जितने भी चालक होते हैं वो सारे संधारित्र होते हैं। चाहे आपके घर में कोई प्लेट पड़ी है तो वो भी एक संधारित्र है। अब आप कहोगे सर कैसे है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें यह पता चलता है कि वो संधारित्र ऐसे है कि उसकी जो एक प्लेट है वो तो यहाँ है हमारे पास में, और उसकी दूसरी प्लेट कहां पर है, अनंत पर है, जो हमारे पास नहीं है ना, और भू संपर्कित है ना। तो ऐसा माना जाता है, या इससे जो ये जो फॉर्मुलेशन हुआ है इसका, इससे हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास में जितने भी चालक होते हैं हमारी धरती पर, आपके घर में जितने भी चालक हैं, चालक मतलब कोई भी मेटल की चीज है ना, वो सारे संधारित्र होते हैं, जिनकी दूसरे वाले प्लेट कहां पर स्थित होती है, अनंत पर, है ना। तो है ना मजेदार। तो इस प्रकार की कुछ रोचक जानकारी भी इससे हमें प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर एक आपको ये देखकर ये मैथ का छोटा मोटा चमत्कार भी आपको दिखा होगा कि जब इस फॉर्मूले में हमने ये मान रखा था तब तो अनंत आ रहा था, और यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पर है कि ये एक प्रकार की ये बुद्धि का खेल होता है ना। तो यहाँ पर आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें ये मान पुट करने हैं, वरना सारा खेल ही बदल जाएगा, है ना, क्योंकि इसका प्रारंभिक फॉर्मूला ये है ना। तो यहाँ पर ये सूत्र में आप ये मान नहीं पुट करोगे कभी भी, इस फॉर्मूले में ये मान पुट करोगे तभी, यानी आपको तभी सही रिजल्ट मिलेगा। अब देखो और क्या हो सकता है, और इसमें यह हो सकता है कि जैसे मैं कहूं आपको कि R1 माइनस R2 है, इसको आप D मान लो, और मान लो ये नियत है, ये चेंज नहीं हो रहा है ना, और 4 पाई R1 R2 इसको आप A मान लो। हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो दोनों की त्रिज्याओं गुणनफल को R1 R2 R स्क्वायर है, मान लो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल है ना। तो 4 पाई R1 R2 को हम लगभग A के बराबर मान सकते हैं। तो इसकी धारिता का सूत्र क्या आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो C बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई R1 R2 क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को रजिस्टर करना, तो इसकी जगह A रख देंगे, इसकी जगह D। ये देखो किसकी धारिता के बराबर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर है ना। तो इनकी धारिता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस हमें केवल यानी इनके कुछ यानी फॉर्मूले थोड़े से अलग आते हैं, है ना। बाकी धारिता का जो मान है वो लगभग सेम आता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता अगर पैरामीटर हमने सभी सेम लिए हो तो। अब देखो आगे, अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जो गोलीय संधारित्र है उसके विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होता है, और वो इस डायरेक्शन में होता है प्लस से माइनस। और बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है इसके, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब गोलीय संधारित्र में ये खेल किस प्रकार होता है, देखो ये तो प्लस वाली प्लेट थी और ये माइनस वाली, तो ये माइनस वाली जो प्लेट थी इसके अंदर क्या होता है कि देखो विद्युत क्षेत्र जो प्लस से माइनस की ओर होता है, और त्रिज्यीय होता है ऐसे, इस टाइप से होता है विद्युत क्षेत्र। और इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ मान होता है। नॉर्मली इतना ही ले सकते हैं हम, पृष्ठ आवेश करना तो सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। दूसरी बात, इसके जो अंदर है यहाँ पर ये गोला देखो आवेशित है, और ये गोला आवेशित होने की वजह से हम जाते हैं गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी कितना 0, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, लेकिन इसके बीच में 0 है ना। कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। अब देखो आगे, तो ये था भाई आपके गोलीय संधारित्र। इससे संबंधित जितने भी जानकारी थी इंपोर्टेंट वो मैंने आपको सारी बता दी। अब इससे आगे देखो इस पर अब सवाल किस प्रकार के बनते हैं गोलीय संधारित्र पर, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल तो हमारे क्या बनेगा, वो आपको कह देगा कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या है मान लो 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर,
दूसरा गोला इसके ऊपर रख दिया जिसकी त्रिज्या है 2 मीटर, इसे ढक दिया। ठीक है, दोनों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दो और जिसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन आर का मान 8 कांच भरा है ना, 8 परावैद्युतांक का कोई कांच भरा है ना। अब देखो तो ये बोलता है इसकी धारिता ज्ञात करो, तो धारिता का सूत्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। क्या सही लिखा? देखो माध्यम भरा है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखना है, या तो केवल एप्सिलॉन लिखो या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। तो माध्यम के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, अभी भी बता चुका हूं मैं। अब देखो मान सारे रख दो, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह कितना 8 इंटू R1 R2 यानी 2 इंटू 1 कितना 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो C बराबर कितना। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो हम जानते हैं K बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए क्या लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, ये तो देखो ये 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये तो हो गया 16 बट इसको लिख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9, उल्टा हो जाएगा ना इससे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का उल्टा होता है 9 गुणा 10 की घात 9, तो 9 गुणा 10 की घात 9 बटा में आ जाएगा। तो C बराबर 16 बटे 9 इंटू 10 की घात माइनस 9 मात्रक हो जाएगा फेरेड। तो देखो ये क्या, ये किसमें आया नैनो फेरेड में आया, 10 की घात माइनस 9 का मतलब नैनो फेरेड के अंदर ये इसकी वैल्यू आ गई। इसकी कैलकुलेशन आप आगे कर लेना। अब देखो इससे अगला जो हमारे सवाल है वो भी इसी पर बनता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो अब इससे आगे जो हमारे सवाल है वो क्या है, वो कहता है गोला है आपके पास में ऐसा चालक गोला है, त्रिज्या है R2, इसकी धारिता C1 और वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्या इतनी होती है गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। उसके बाद में देखो क्या कहता है, उसके बाद में ये कहता है कि इसको एक बड़े गोले से ढक दो जिसकी त्रिज्या तो है R1 और वो भू संपर्कित है। तो वो यहां पर पूछ रहा है कि इसकी धारिता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या उतनी रहेगी, ये आपको इसके अंदर बताना है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, इसकी धारिता बढ़ेगी घटेगी या उतनी रहेगी इसको एक बड़े चालक गोले से ढकने पर जो भू संपर्कित हो। हम जानते हैं अगर ये गोला आवेशित था और इसको हमने भू संपर्कित किसी बड़े गोले से ढक दिया है तो अब ये चालक नहीं रहा, अभी ये क्या बन चुका है संधारित्र। क्या बन चुका है संधारित्र, और संधारित्र की धारिता इस गोलीय चालक की धारिता से ज्यादा होती है हमेशा, इसीलिए तो हमने बनाया था। हमने क्या देखा था शुरुआत में कि कोई चालक है उसकी धारिता जो होती है वो इतनी होती है, लेकिन इसकी धारिता को और बढ़ाने के लिए इसके आकार को बढ़ाना होगा, तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होती थी जो आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा दे। तो हमने क्या बनाया संधारित्र बनाया। हमने क्या बनाया संधारित्र। तो संधारित्र की धारिता इससे ज्यादा होती है। वो क्या बोल रहा है, यदि इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो, है ना R1 अपॉन R2 n अपॉन n माइनस 1, तो सिद्ध करो कि इसकी धारिता जो है यानी इस संधारित्र बनने के बाद में इसकी धारिता है पहले की तुलना में n गुनी हो जाती। तो C2 क्या है वास्तव में गोलीय संधारित्र की धारिता, और वो थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। कैसा ही तो होता है, तो दोनों का अनुपात लेना है ना। अब तो देखो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करो लेके देखो, तो दोनों का अनुपात ले लेंगे। तो जब दोनों का अनुपात लेंगे तो ये हो जाएगा C1 बटे C2। C1 की वैल्यू कितने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये हो जाएगा R2 अपॉन इसके कितने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। अब देखो C1 बटे C2 बराबर से ये कट गया, R2 से R2 कट गया ना, तो क्या बचा ऊपर, ये तो बटा के ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा R1। तो C1 बटे C2 बराबर 1 माइनस R2 बटे कितना R1। अलग अलग भाग दे दिया तो R2 बटे R1 बचा। अब इसकी वैल्यू रख दो। हमने ये देखा कि R1 बटे R2 की वैल्यू कितनी n बटे n माइनस 1, है ना, ये उठा के यहां रख देंगे। तो C1 बटे C2 बराबर 1 माइनस, देखो अब ये भाई जो वैल्यू है वो R1 बटे R2 की, जबकि यहाँ पर क्या आपके R2 बटे R1 है, क्या है, तो उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बटे n। तो C1 बटे C2 बराबर n माइनस 1 बटे n से n तो
कट गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो C1 बराबर या n को इधर गुणा कर दो तो C2 बराबर क्या आया nC1। धारिता बड़ी कितनी होगी n गुनी। तो ये गोलीय संधारित्र पर आधारित एक बहुत ही शानदार सवाल है जो किताबों में भी दिया होता है ना। एक भाई और चीज है जैसे, तो अब एक और सवाल देखते हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित है ना। उसके अंदर क्या है, सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है ना। इसमें जो कैलकुलेशन में जो पारंगतता होती है ना, एक बार जिसको हम सोल्व करते हैं, एक बार हम सोल्व करने के बाद में वो न्यूमेरिकल हमसे होगा, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं ना। पहली बार में बहुत कम बच्चे कर पाते हैं ना। तो इसके अंदर देखो क्या होगा, बीच की दूरी d है, कोई संधारित्र है, आगे से इस पे प्लस q, इस पर है माइनस q, इसकी धारिता c, कितनी है धारिता c, और वो होगी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। इसको किसी बैटरी से जोड़ा हुआ है भाई, क्या किया हुआ है, बैटरी से जोड़ा हुआ है इस प्रकार। और इसकी प्लेटों पर विभवांतर, बैटरी हमेशा क्या करती है, विभवांतर को नियत बनाए रखती है। बैटरी हमेशा क्या करती है, मान लो बैटरी 5 वोल्ट की है, तो इसके दोनों सिरों पर वो कितना विभवांतर बनाए रखती है, हमेशा 5 वोल्ट का। तो देखो अब हमारा सवाल यही से स्टार्ट होता है, वो क्या करता है कि इसके सिरों पर बैटरी जोड़ी हुई जो इसके विभवांतर को नियत बनाए रखती है। इसके बीच में आपको एक 3 mm मोटी स्लेब रखनी है परावर्तितांक, जिसका परावर्तितांक है एप्सिलॉन r। 3 mm मोटी स्लेब रख दी, यानी स्मॉल t का मान कितना हो गया 3 mm, और विभवांतर उतना का उतना ही है। तो 3 mm स्लेब रखने के लिए इसके बीच की दूरी हमें कितनी बढ़ानी पड़ती है, 2.4 mm, ताकि धारिता इसकी उतनी की उतनी रहे। 2.4 mm दूरी इसकी बढ़ा दी है ना। किसका मान बढ़ाया, d का मान। तो जब d का मान बढ़ा तो मान लो d का मान बढ़कर हो गया d डैश, इसका डायग्राम यहां बना लो। अब संधारित्र ऐसा हो चुका है और इसका मान कितना हो गया है d डैश, दूरी कितनी होगी d डैश, और d डैश बराबर कितना है d प्लस 2.4 mm, इतनी दूरी बढ़ा दी, ठीक है। बीच में एक स्लेब रख दी और वो स्लेब है 3 mm मोटी और एप्सिलॉन r है उसका परावर्तितांक, ठीक है। अब इसमें क्या चीज चेंज नहीं हुई भाई, इसमें चेंज नहीं हुई धारिता। क्यों, क्योंकि बैटरी विभवांतर को सेम बढ़ाए रखती है और ये वाला परावर्तितांक प्लेटों के आवेश को थोड़ी चेंज कर सकता है ना, आवेश को कभी चेंज नहीं करता है। तो C बराबर Q बटा V, तो ये धारिता मान लेते हैं C और ये धारिता मान लेते हैं इसकी C है। तो वो बोल रहा है इस पट्टिका का परावर्तितांक ज्ञात करो। 2 ही चीजें दी, तो 3 mm दिया है, एक ये वाली चीज दी, 2 ही चीज दी है, इसका परावर्तितांक पूछ लिया आपसे। और ये कहा है कि विभवांतर को नियत बनाए रखा जाता है। तो विभवांतर को नियत बनाए रखा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसकी धारिता चेंज नहीं हुई है, अभी भी इसकी धारिता उतनी की उतनी है। यानी पहले C थी तो C और Cm दोनों क्या है बराबर। तो हमें यहाँ से एक चीज तो ये पता चली कि C बराबर Cm है और d डैश माइनस d बराबर है 2.4 mm, यानी प्लेटों के बीच की दूरी पहले की तुलना में कितने बढ़ानी पड़ी, 2.4 mm, है ना। स्लेब की मोटाई कितनी है 3 mm, और क्या करना है एप्सिलॉन r का मान। तो हम जानते हैं जब समांतर प्लेट संधारित्र धारिताओं के बीच में परावर्तित पदार्थ यानी इसकी प्लेटों के बीच में परावर्तित पदार्थ अंशतः भरा होता है, तो धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। इतना ही तो होता है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो देखो तो पहले तो इसकी धारिता कितनी थी, पहले इसकी धारिता थी C बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटा d, जब परावर्तित पदार्थ नहीं भरा हुआ था, है ना, नॉर्मली। फिर ये 3 mm मोटी स्लेब रखने के बाद में धारिता ये हो जाएगी, तो ये दोनों धारिता ये माध्यम की, तो ये और ये दोनों धारिता बराबर है। अब ये भी हमने देखा, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। देखो इससे ये कट गया, है ना। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो तो यहां पर प्लेटों के बीच की जो दूरी है, क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, वो d नहीं बची थी, वो कितनी बची थी d डैश, कितनी थी d डैश। क्यों, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी को कितना बढ़ा दिया गया था 2.4 mm, तो बाद में दूरी कितनी मान ली हमने d डैश मान ली थी। इसको इधर लेके आओ, तो d डैश माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r और बराबर क्या हो गया आपके d, है ना। इसको इधर उनको इन दोनों को उधर भेज दो, d को इधर लेके आ दो, तो d डैश माइनस d बराबर
ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया आपके माइनस का T/ε/r। अब देखो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है भैया ना, क्योंकि इसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो जिनके पास है उन्हीं को लगाना पड़ता है ना। अब देखो d माइनस डी से डी डैश की वैल्यू कितनी 2.4 mm बराबर इसकी वैल्यू कितनी 3 mm माइनस इसकी भी कितनी 3 और ये ε/r है ना। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 2.4 रहने दो, क्योंकि 3 भी किसमें mm है, ये भी mm है, ये तो विमाहीन आने वाला है, तो मात्रक चेंज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ये। अब इसको इधर लेके आ दो तो 3/ε/r बराबर ये हो गया 3 माइनस 2.4 है ना। 3 माइनस 2.4 तो इसको घटाओ, देखिए कितना हुआ 0.6 बचा। इसको तो इधर ले जाओ तो ε/r बराबर 3/0.6 तो कितना 30/6 कितना 5, तो ε/r का मान आया 5। बताओ देखिए मजेदार सवाल है कि नहीं। क्या किया इसने, सवाल को थोड़ा सा घुमाया। एक तो दिया किसका मान टी का मान, एक d डैश माइनस डी का की दूरी कितनी बड़ी, दो चीजें दी प्रावधान में पूछा है ना। तो आपके यहाँ खोपड़े काम करने चाहिए, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर बाकी का जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।